आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं बहुत बेहतरीन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले आप देख लीजिए हमारा एक नया बैच मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच स्टार्ट ऑन 20 जून, 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग है 4:30 शाम का समय है। 4:30 से 6 ये मैथ्स का बैच होगा, जिसमें कैट की तैयारी जो बच्चे करते हैं, कैट हो गया, सीडीएस हो गया और एसएससी हो गया। एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 जो बच्चे तैयारी करते हैं आकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो संख्याएं 4:7 के रेशियो में हैं, यदि उनका एचसीएफ 26 है तो इन संख्याओं का सम कितना होगा। वैसे तो देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया। ये सीपीओ एसआई 2019 का सवाल है। सीपीओ 2019 का सवाल है और देखा जाए तो ये बहुत आसान है, लेकिन और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं चलिए देखिए। इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए इसमें, जैसे मान लो हम कहें कि एचसीएफ गुणे एलसीएम ये क्या होता है, दो संख्याएं ए और बी हैं उनका प्रोडक्ट होता है। पहला तो ये होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है तुम्हारा एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। तो को प्राइम क्या होते हैं, तो को प्राइम होता है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। सअभाज्य संख्याएं है ना, जैसे आपसे कहा जाए 3,5 ये क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। तो भाइयों देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान लो कोई नंबर है 12 और 15, ये दो नंबर हैं। अगर आपसे कहा जाए इसका एचसीएफ बताओ तो आप कहोगे इसका एचसीएफ होगा तुम्हारा 3, क्योंकि 3 से 12 भी कट रहा है और 15 भी कट रहा है। अगर हम कहें आपसे इसका एलसीएम बताओ, अगर हम कहें इसका आप एलसीएम बताओ तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देखो पहला नियम सेट हो गया, इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 180, इसका भी मल्टीप्लाई कितना हुआ 180, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर होता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें ये कोप्राइम वाली कंडीशन देखते हैं तो एलसीएम कितना है 60 है। तो अगर 12 एचसीएफ इसमें हटा दें तो 12 में से एचसीएफ हटाओ कितना बचा, 3 गुणे 4 बचा, और 15 में से एचसीएफ लो कॉमन तो 3 गुणे 5 बचा। ये जो प्रोडक्ट है ये कोप्राइम है। अब देखो एलसीएम कितना था 60, तो एचसीएफ कितना है 3 गुणे इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 4 पंचे 20, तो क्या हुआ 60। तो हमने क्या कहा था, एचसीएफ गुणे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम बराबर एलसीएम होता है ये। इसीलिए क्या होता है, कभी आपको क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, अगर कभी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो तो आप क्या करते हो, एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ पेयर निकल आती हैं। नंबर ऑफ पेयर किसकी पूछता है, नंबर ऑफ पेयर किसकी निकालते हैं, को प्राइम की निकालते हैं, तभी वहाँ को प्राइम लिया जाता है। आया समझ में, को प्राइम ऐसा क्यों लेते हैं, वहाँ को प्राइम ही क्यों लेते हैं, कोई दूसरा टर्म्स क्यों नहीं यूज करते हैं। अगर हमें सम दिया होता है तो सिर्फ एचसीएफ से डिवाइड करते हैं यहाँ, तो यहाँ जो आता है वो किस पे आता है, ये प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम आता है। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, इसको ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। सम में क्या होता है, सम ऑफ को प्राइम बचता है, सम ऑफ को प्राइम, इसकी पेयर बनाते हैं। ध्यान रखना सवाल कभी इस पर भी बन सकता है। और अगर एलसीएम दिया है तो भी हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या लिखाया है, अभी हमने लिखाया है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखवाया है, को प्राइम। तो समझ जाओ इसमें आप धीरे से कि इसमें अगर ये भाग करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम ही बनता है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखोगे तो कोई भी सवाल आप सॉल्व कर लोगे। एसएससी में जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो जैसे मान लो ये वाला स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है तो स्क्वायर होता है, एलसीएम होता है तो सिंगल होता है एचसीएफ, बाकी दोनों यहाँ सेम रहता है। क्लियर है। तो चलो अब देखो बात करते हैं सवाल क्या था आपका। सवाल बहुत आसान था, ये दो संख्याएं थी और हमसे पूछा था इसमें कि उनका सम क्या होगा। तो कुछ ना करो, 7 4 11 इनका रेशियो ऐड कर लो, एचसीएफ से सीधा गुणा कर दो। ये जो इंटू होगा ये भैया ये बहुत आसान सवाल था, इससे आसान कोई सवाल नहीं होता होगा वनडे एग्जाम में, मेरा मानना है। और सीपीओ एसआई 2019 का सवाल है, आप इसको सीधा सीधा रेशियो जोड़ो और एचसीएफ से गुणा कर दो और सीधा आपका
वो सम पूछा है तो सम कर दो, इसको जोड़ दो। प्रोडक्ट पूछे, इसका गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर दो, है ना। चलो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये है 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक शॉपकीपर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक शॉपकीपर। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है ये कहता है, देखो ये भी सब सीपीएसआई के सवाल पूछे हुए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार ने इतने में रुपये दर से 2 बसें बेची। मतलब बेची का मतलब होता है सेल करना, सेल करना मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य की बात करता है। किसकी बात करता है? विक्रय मूल्य की बात करता है, सेलिंग प्राइस की बात करता है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, इसका इक्वल है। कहता है पहले पर 13% का लॉस होता है और इस पर प्रॉफिट होता है, और दोनों डाटा देखो बिल्कुल बराबर है। अब ध्यान से समझो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट फिर बताने जा रहा हूँ। अगर आपके सामने कभी पूछता है, मान लो कभी आपके सामने जो है मान लो कभी आपसे पूछता है सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस क्या दे दे, सेलिंग प्राइस समान दे दे, कभी भी आपसे कह दे सेलिंग प्राइस समान है और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या दे दे, लॉस परसेंट दे दे, तो क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। इसको याद रखिएगा आप, ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। और बेटा वो लॉस होता कितना है, तो जो रेट आपका दिया होता है उसका स्क्वायर कर लो बटा 100, इतना परसेंट होता है, तो ये क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। अगर हम आपसे कहें कि बताओ भाई ये अगर प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट हो जाए तो क्या करोगे, तो उस जो रेट होगा उसे हम रेशियो में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, उसे हम रेशियो में लिखेंगे। पूरा लिख लो, सही से लिखेंगे। उसे हम क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर होगा उसका जो अंश होगा उसे हम समान करेंगे, अंश को बराबर कर लेंगे। अंश क्या करेंगे, अंश को बराबर कर लेंगे। मतलब जैसे मान लो 20% है और दूसरा डाटा 10%, ऐसे समझना। तो इसको बोलते हैं 1/5, प्रॉफिट 6/5 हो जाएगा। ये भी प्रॉफिट अगर है, दोनों प्रॉफिट हैं अगर, तो ये 11/10 हो जाएगा। तो इनको बराबर करेंगे, तो 11 से इधर गुणा कर देंगे, 66 बटा कितना हो जाएगा, 55। इसको 6 से कर देंगे, 66/60। तो ऊपर का पूरा एसपी हो जाएगा, नीचे का पूरा सीपी हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है, लॉस परसेंट है। ऐसी कंडीशन आ गई है तो ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट के ऑप्शन तो अपने आप कट गए। अब बचा 13, तो 13 का स्क्वायर बटा 100 कर दो भैया। 13 का स्क्वायर या 169 169 होता है, अपान 100 कर दो, तो 1.69% ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा आंसर होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। ये आपका अगला सवाल कहता है, अब ये नावधारा का सवाल है, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। 10th क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, इसका तरीका उसी को लगाएंगे, सबसे बढ़िया तरीका है। क्या है, देखो 2 घंटे 27 मिनट, कुल कितना हुआ, इसको बदल लो मिनट में। 60 दूनी 120 और 27 हो गया 147 मिनट है, तो बटा 60 कर लो। अब देखो गया कितना है, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब इसको डीएस कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। अनुकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम, मतलब यूएस होता है। अब देखो भाई सभी लोग कि इसमें कितना है तुम्हारा, 30 है, तो 30 बटा क्या कर लो, डीएस कर लो ऐसे, प्लस यहाँ कितना है तुम्हारा, एक 24 किलोमीटर है, तो यहाँ पर यूएस कर लो, ये हो जाएगा। आगे बोला है सिर्फ 37 मिनट लग रहा है, तो यहाँ लिखो बराबर 37/60, है ना, बहुत बढ़िया है। इधर देखो क्या बोला है, 10 किलोमीटर बोला है, तो 10 बोला है तो क्या लिखोगे, डीएस लिखोगे, और प्लस कितना बोला है, 4 बटा कितना, यूएस बोला है। अब देखो इस सवाल को कैसे लगाओगे, बहुत आसान है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद होगा तुम्हें, अगर x + y बराबर मान लो 9 लिखा है और यहाँ 3x + 5y बराबर मान लो 20 लिखा है, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, और माइनस कर दो तो कैंसिल, यहाँ माइनस का 2y,
बराबर यहाँ पे 7, तो y बराबर कितना माइनस का 7/2। ऐसे इक्वेशन आपने हाई स्कूल में खूब सॉल्व किया है, तो बिल्कुल मत डरो। यहाँ पे सीधे से यहाँ 30 है, यहाँ पे 10 है, हम इसको 3 से गुणा कर दे रहे हैं। 30 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 111 हो जाएगा। 3 7 21, 3 3 9 2 11, और सबको ऐसे माइनस कर देंगे भैया, तो क्या होगा यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में 12 गया, यहाँ 12/US हो जाएगा। ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, तो कभी पेपर में ट्रिक कम ढूंढा करो। ट्रिक लगाने से क्या होता है, चीज़ें टाइम बर्बाद करोगे वहाँ पे, और ये ट्रिक से लगेगा भी नहीं। यहाँ लॉजिक लगाते रहोगे, बैठे रहोगे, तो इसको आपको ऐसे ही करना होगा, है ना। कोई आपसे कहे इसका ट्रिक होता है तो पूछ लो उससे जा करके। वो ये उसमें थोड़ा जो भी कोडिंग करेगा, वो कोडिंग कौन सी करेगा, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है उसको ही लगाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे उसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी तो बेसिक मैथ होती है, वो कोई ट्रिक थोड़ो है। अब आप लोग जानते नहीं इसलिए लोग बोल देते हैं। तो 7 में कितना 6 हो गया, 111 घटाओ इसमें, और 4 में कितना है 36 हो गया, बटा कितना 60। तो यहाँ सॉल्व करो, 12 3 36, 3 से काटो 20, तो यूएस कितना आ गया, यूएस आ गया 20। ये देखो हमसे क्या पूछा था, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। प्रतिकूल मतलब होता है, जो समझ लो क्या क्या होता है। जैसे मान लो कोई नाव है, इसको समझ लो आप, जैसे ये पानी चल रहा है, इसमें बात समझ गए। अगर इसमें पानी जो है, इसमें शांत जल है, शांत का मतलब होता है स्टिल, है ना, शांत जल है अगर है इसमें, तो इसमें क्या होता है, ds बराबर क्या होता है, US होता है। ये मतलब सिर्फ यहाँ नाव की चाल होती है। नाव की चाल अगर मान लो x किलोमीटर/आवर है, तो वही बराबर ds में भी x होगी, ds में भी क्या होगी, x होगी, और US में भी क्या होगी, x ही होगी, क्योंकि धारा वहाँ है ही नहीं, ये दोनों यही रहेंगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये पानी चल रहा होता, ध्यान समझना, अगर ये पानी का फ्लो इस तरह चल रहा होता, इस तरह, तो पानी का बहाव किधर है, इधर से इधर है, तो मान लो नाव की चाल, अगर मान लो नाव की चाल जो है x किलोमीटर/आवर होता, और यहाँ धारा, धारा मतलब होता है करंट, है ना, या स्ट्रीम कह सकते हो, स्ट्रीम, इसकी चाल अगर y किलोमीटर/आवर है ये, तो अब जानते हो क्या होगा, अगर इसके साथ चलते हो तो इसकी चाल के साथ अगर x के साथ ये जुड़ जाती है, इसको अगर इसके साथ चलते हो धारा के साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारा के साथ, धारा के साथ, इसी को कहते हैं क्या, अनुप्रवाह। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह कहते हैं, या कहते हैं इसको डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे, इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर यहीं पर उल्टा की उल्टा चलना पड़ता, ऐसे इधर की तरफ चलना पड़ता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, तो क्या करना पड़ता, x माइनस वाई हो जाता। क्या हो जाता, x माइनस वाई हो जाता, यहाँ पर x माइनस वाई हो जाता। और ये होता है तुम्हारा US, या इसको बोलते हैं धारा के विपरीत। क्या बोलते हैं, धारा के विपरीत बोलते हैं, धारा के साथ, धारा के विपरीत, इसको आप ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में। तो अब अगर मान लो तुमसे नाव पूछता है, नाव मतलब बोट की चाल पूछता है, तो बोट की पूछता है तो ये ds प्लस US/2 होता है। अगर आपसे धारा का भी बेटा पूछता है तो ये ds माइनस US/2 होता है। ये दो चीज़ें भी याद रखो आप, है ना। तो इस सवाल में ऐसा बहुत कठिन नहीं था, सिंगल सवाल था। हमसे पूछा था धारा के प्रतिकूल, मतलब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वहाँ पर US पूछा है, प्रतिकूल मतलब US पूछा है। तो US कितना है, 20 आया है, देखो। ठीक है। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। कहता है, चौथा सवाल कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। ध्यान रखो, कभी किसी को पिघला करके, कहीं कॉपी में नोट कर लो, कभी भी किसी को पिघला करके कोई नई आकृति बनाई जाती है तो आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होता है, बस उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल घर में डेली होता होगा, जैसे आटा मारते हैं, आटा देखा होगा, पूरा एक लोई लेते हैं बहुत बड़ी, उसमें से छोटी छोटी लोई निकाल के रोटी बना डालते हैं। तो रोटी बेलने के बाद जो भी आकृति होती है, मान लो उसका बेलनाकार हो जाती है, भले ही थोड़ी पतली होती है लेकिन होती हुई बेलनाकार ही है, क्योंकि उसकी कुछ हाइट तो होती है ना, तो रोटी बेलनाकार होती है। अब मान लो कोई आपने लोई लिया इस टाइप की, अब गोल लोई है, उसमें से कितनी रोटियां बनी, मान लो 10 रोटियां बनी, तो उन 10 रोटी का आयतन बराबर इस पूरे लोई मतलब उसको लोई ही बोलते हैं, या आपके यहाँ कुछ और बोलते हो, तो आटे का जो भी लोई होता है
आटा मारने के बाद उसका वॉल्यूम अगर निकाला जाए, जैसे मान लो इसको ऐसे आकृति कर दी जाए तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इससे ही अगर इस आटे से इस लोई से ऐसे रोटी बेली जाए तो इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आकृति बदलने से कभी भी आयतन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कहीं नोट कर लेना आप। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर कितना है, 5 है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 बराबर, जिससे बना रहा हूँ मान लो n बन रहे हैं, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, आर है 2, तो 2 गुणे 2, बहुत आसान होता है, परेशान मत हो इससे। तो ये तो भैया पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से n बराबर आएगा 125 बटा कितना, 8, तो कितना जाएगा, 15 8 120, 15 8 120 होता है, और 16 8 128 होता है। बाकी बच जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, इसका 15 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो पॉइंट में नहीं लेना होता है, मिनिमम लेना होता है। अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, कहता है निम्न में से किसका स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, कहता है एक रेशनल नंबर है। कितना बढ़िया सवाल है, ये भी सीपीएसआई का सवाल है, रेशनल नंबर है, ये आप सभी को सीखना चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना चाहिए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सीख लो यहाँ पे क्या करते हैं। तो जो 2 है आखिरी में, तो पहला नियम होता है कभी भी कोई भी परफेक्ट नंबर है, मतलब वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल उसी का निकलता है, परिमेय संख्या है तो वर्गमूल निकालने के लिए किसी का वर्ग होगा तभी वो वर्गमूल बनेगा, किसी का वर्ग होगा तभी वो वर्गमूल बनता है। अब मान लो वर्गमूल निकाल कोई संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो यूनिट डिजिट होती है वो 2, 3, 7, 8 ये नंबर नहीं होते, क्योंकि परिमेय संख्या तभी होगी जब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पहली चीज़, वरना पॉइंट में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये जान लो। तो परिमेय और अपरिमेय, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले आप समझिए परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। तो परिमेय को बोलते हैं रेशनल और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल। इसको बोलते हैं इरेशनल। अब रेशनल क्या होती है, जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिन्हें हम भिन्न में लिख सकते हैं, जिन्हें हम भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न में जिसमें अंश होता है और हर होता है। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, है ना। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसमें फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसमें नहीं लिख सकते। अब देखो कौन से लिख सकते हैं। अब इसमें मान लो रेशनल में लिख सकते हैं, इसमें लिख नहीं सकते। अब समझो, जैसे हमसे कहा जाए कि देखा जाए, अगर हमसे कहा जाए कि 0.3333 कैसी संख्या है, तो हम कह देंगे ये परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार और इसको लिख सकते हैं 3/9, मतलब 1/3, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। किसको हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे लिखा है √3 को हम इसका मान जब सॉल्व करोगे, जितने भी सेट्स होते हैं, रूट्स में नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे मान लो 0 पॉइंट लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है तो भी कैसी संख्या है, तो भी अपरिमेय हो। मतलब जहाँ रिपीटिंग ना हो या रेकरिंग ना हो, रेकरिंग मतलब आवर्ती ना हो, है ना, तो आवर्ती नहीं होता है, वहाँ भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव जो होता है, शांत दशमलव मतलब जो हल हो जाए, शांत दशमलव, और जो अशांत होता है, अशांत में जो आवर्ती ना हो, मतलब रेकरिंग ना हो, अशांत हो और अनावर्ती हो, मतलब नॉन रेकरिंग हो, तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय। और जो अशांत हो और रेकरिंग हो, अशांत हो और आवर्ती हो, देखो इसमें क्या क्या लिख लेना, अशांत हो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और आवर्ती हो, रेकरिंग हो, तो वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। शांत हो तो भी क्या होता है, परिमेय होता है। शांत दशमलव जो होता है, जैसे 2/5 है, इसको 0.4 लिख सकते हो, कैसा ये है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय। अब समझ गए मेरी बात। अब यहाँ देखो सवाल में, अब यहाँ कहता है लास्ट में 2 है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, सबसे पहले ये आंसर नहीं होगा। अब देखो आखिरी में क्या है तुम्हारा, 1 नंबर बाद पॉइंट है, मतलब
कभी भी अगर परिमेय संख्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट में नीचे क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वो भी बनना चाहिए। जैसे मान लो 100 बनता, तो यहाँ 100 नहीं बनेगा, दशमलव हटाओगे नीचे जीरो एक ही आएगा, तो दशमलव हटा करके 2 जीरो अगर नीचे, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ भी बनना चाहिए, ऊपर भी बनना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी बनना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। किधर, न्यूमरेटर में भी बनना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। लिख लो कहीं पर, 4 के बगल में कभी 1 नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 4 के बगल में कभी भी 1 नहीं आता है, तो ये बिल्कुल अपने आप खत्म हो गया। अब बचा एक ऑप्शन, यही सही हो गया। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना था कि किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखो, तो 14 8 9 9 6 है, दशमलव हटा नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको चेक करना है, तो 96 किस में आता है, जब लास्ट में 14 होता है। लास्ट में क्या होता है, मतलब 14 का डिफरेंस होना चाहिए, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा 1489 है, तो 1489 मतलब 14 कम कर लो, कितना, अब देखो 3 से गुणा करोगे, 300 लोगे ना, तो 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, तो 300 अगर 14 घटा दो 400 में, तो 386। अब इसका चेक करते देखो, 386 का यहाँ क्यों सोचा, क्योंकि नंबर भी तो बड़ा है, 3 चौक 12 से ज़्यादा बड़ा है, तो 400 से कितना कम है, ये 14 का 196 हो गया, एक हो गया। इसका स्क्वायर का पूरा हमारा वीडियो देखो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो 14 इसमें घटा दो तो आया 300 कितना, 372 है ना। अब 4 से 4 दूनी कितना, 8 1 9 हो गया, 4 से 28 ये हो गया, 4 से 12 2 14, पूरा सेट बैठ गया, मतलब डी आंसर 386 बनेगा। मतलब ये किसका है, ये 38.6 का है, 38 पॉइंट क्या है 6 का है, तो इसको लिख सकते हो 386 बटा कितना 10 लिख सकते हो। ये मतलब इसको हम क्या, इसको हम परिमेय संख्या में बदल दिए, मतलब P/Q के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसको ध्यान से समझना, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है इस नियम के तहत। लास्ट पॉइंट नंबर 1 नंबर बाद पॉइंट है, ये नहीं होगा। 4 के बाद कभी पहले 1 नहीं होता है, लिख लो। लेकिन कौन से परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट में एक लिख लो कि 5 अगर आखिरी में है तो 5 के बगल में कितना होना चाहिए, 2 होता है, 5 के बगल में 2 होना चाहिए, 6 के बगल में 9 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलो अगला सवाल देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो है 6 कहता है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जो 12, 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचे और 13 से डिवाइड करने पर पूरा विभाजित हो जाए। तो जब कभी ऐसा सवाल आता है, छोटी की बात करता है तो बेटा एलसीएम होता है, और बड़ी की बात करता है तो वहाँ एचसीएफ होता है। बड़ी से बड़ी बोलेगा तो बच्चा वहाँ एचसीएफ करना, और छोटी छोटी बोलेगा तो वहाँ आप एलसीएम निकालना। एलसीएम सभी बच्चे निकाल लेते होंगे, 12, 16 और 54 का एलसीएम आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ तो 48 ऐसे हो गया, इन दोनों का देखो ऐसे निकाला करो, 12 और 16 है, दोनों का पहाड़ा में कौन आता है, 48 आता है, 16 3 48, 12 चौक 48, है ना। अब 48 और 54 में क्या है, देखो यहाँ तो तुम्हारा 9 6 6 7 6 कितना है, यहाँ 6 है और यहाँ 9, सिर्फ 9 कॉमन है देखो। अब 48 है ना, 12 चौक 48, 12 से कटेगा नहीं, 16 3 48 कटेगा नहीं, तो 48 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 8 48, और यहाँ 54 का क्या बनेगा, 6 9 54, इनमें कोई आपस में कॉमन नहीं है। ऐसे एलसीएम लिया करो, तो 6 कॉमन था तभी 9 से गुणा किया, समझ गए। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से चेक कर लो एक बार, देखो ध्यान से। अब इसका एलसीएम तुम्हें निकालना है, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसका एलसीएम निकालना था, तो एक तो इसका हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा, है ना। अब 54 में कॉमन क्या है, 6 इसमें आ गया कॉमन, 6 8 48, 6 9 बचा सिर्फ, तो क्या बचा, 9 8 72, 7 9 चौक 36, और 36 और 7 कितना होता है 43, 432। अब हमें इसको किससे डिवाइड हो जाता है, 7 शेषफल बचता है, तो क्या करेंगे, 432, साथ में कांस्टेंट लगा लो, जो शेष बचे उससे लिख दो, और किससे भाग हो जाए, 13 से पूरा कट जाए, ऐसा बोल रहा है। अब देखो के का मान तुम्हें सोचना है, अगर हम के का मान 1 लेते हैं तो 432 और 7 कितना होता है, 439 से 13 से नहीं कटेगा। जैसे ही के का मान हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 864 प्लस 7 बटा 13, इसको चेक करके देखते हैं, 864 प्लस 7 हो गया 871 बटा कितना 13, तो 13 पचे 65, 13 6 78 और 13 91, 871 आएगा। तो 8 7 15, ये पूछा था नंबर क्या होगा, 871 होगा, हमसे पूछा है उसके अंकों का योग क्या होगा, तो 8 7 15 कितना हो जाएगा 16, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये है ना। चलो बात करते हैं इसके
बात वाला सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 18,000 रुपये की राशि 8% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि दर पर 16 महीने के लिए निवेश की जाती है, प्रतिशत जो है लाभ ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि यहाँ पर आपको इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से सुनना। पैसा कितना दिया इससे मैटर नहीं करता मुझे, इससे कोई मतलब नहीं है। रेट कितना दिया है, 8% दिया है, वो भी पर एनम दिया है, पर एनम दिया है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो, ये जो 8% दिया है वो क्या दिया है, पर एनम दिया है। क्लियर है, सभी को साफ दिख रहा है। 8% क्या दिया है, पर एनम दिया है ना। अब देखो यहाँ पे 16 महीने हैं, 16 मंथ है, ठीक, और हाफ ईयरली है, तो इसको तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, पहले 6 मंथ में टूटेगा, फिर 6 मंथ में टूटेगा, 6 6 12 और 4 16, ऐसे ब्याज इसमें लगेगा। अब इनकी रेट कैसे निकालेंगे, 6 माह की, 6 माह की और 4 माह की, तो ऐसे निकालो। देखो 12 मंथ की कितनी रेट है तुम्हारी, 8% है। कितनी रेट है, 12 मंथ की कितनी रेट है, 8% है ना। तो यहाँ पे 6 महीने कितनी हो जाएगी, ये 4% हो जाएगी, तो यहाँ तो हो गई 4%, यहाँ भी कितनी हो गई 4%, और जो 4 माह की होगी तो यहाँ हो जाएगी 8/3%। अब देखो हमको यहाँ सिंगल रेट निकालनी है, क्या निकालनी है, सिंगल रेट निकालनी है। बहुत ध्यान समझना, अगर हमको यहाँ सिंगल रेट निकालनी है तो क्या करेंगे, तो पहले 4 इफेक्टिव क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, ये सूत्र होता है ना, ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो अगर हम 4 4 में लगाते हैं तो 4 4 यहाँ रखो, 4 4 कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, और 4 चौको 16, इतना हो जाएगा, हाँ है ना, 8.16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा है 2.6। अब दोनों में फिर लगाते हैं तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 2 10, इसको जोड़ो जरा, 16 और 66 कितना, 6 6 12, 6 7 1 8, 82% ये हो गया। और प्लस से जोड़ोगे तो इसका गुणा हो जाएगा 8.16 इंटू 2.66 अपान 100। अब देखो इस इतना कोई हल नहीं करता है, ऑप्शन देखो 9 तो होगा नहीं, 10.82 तो यही हो रहा है। अब इसको बहुत रेयर 10 तो होगा नहीं, 10 से ज़्यादा, 2 ऑप्शन ऐसे कट गए, 12 जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ इंटू करेंगे ना तो 8 दूनी 16, नीचे तुम्हारा 100 है तो पॉइंट में जाएगा पूरा, तो पॉइंट में जाके इसमें इतना भी जोड़ दोगे पॉइंट वाला, ये 11 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 12 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या आंसर होगा, 11 जाएगा इफेक्टिव। पहले 2 में इफेक्टिव लगा लो, 4 और 4 का, तो 8.16 हो जाएगा, फिर 8/3 का इफेक्टिव लगा लो। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है और सीपीयू एसआई में यही ऑप्शन आए थे। तो 9 11 10 और 12, तो 10 और 9 ऐसे कट गया, बचा 11 और 12, तो ये तुम्हारा 11 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इस 11 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर नहीं होगा। चलो बात करते हैं इसके बाद अगले सवाल की। 8 नंबर कहता है एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाए। बेलन क्या होता है, बेलन में होता क्या क्या है, सबसे पहले समझो क्या कैसे करते हैं सवाल को। तो इसमें हमसे किसका पूछा है आयतन, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम का। तो इसका वॉल्यूम का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो रेडियस कितना है 120%, तो 120% होता है, 120% बढ़ गया है तो कितना हो गया है, 100% ऑलरेडी होता है, 120 बढ़ गया है तो 220% हो गया। कितना हो गया 220%। तो 220 बटा 100 जब करोगे तो 11 बटा 10 हो जाएगा, 11 बटा स्क्वायर करो तो 121 बटा कितना हो जाएगा 100, ये तुम्हारा हो जाएगा। मान लो इतना परसेंट बढ़ गया तो 100% ऑलरेडी होगा, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 बटा 100, तो 11 बटा कितना 11 बटा 5 सॉरी, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 11 बटा 5 होगा, 121 बटा 25। आगे सुनो, अब हाइट की बात कर रहा है तो हाइट 40% क्या होगी कम, मतलब 60% हो गई, 3 बटा 5, ये ऐसे। तो हल करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखो कहता है वृद्धि पूछा है तो कितना बढ़ गया, इसको निकाल लो। तो कितना बढ़ गया 125 से 363 हो गया। बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको ये कैसे करेंगे, क्योंकि 120% बढ़ गया है तो ये 220% हो गया, चाहे ऐसे समझो, है ना, या इसको और ऐसे समझो कि हमने रेडियस गुणे रेडियस ऐसे मान सकते हो, गुणे हाइट ले लो, है ना।
तो बराबर आयतन होता है, तो हमने इसको मान लिया, मान लो 120% है, हमने इसको 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, तो कितना हो गया, ये 1000 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, वो भी तरीका है, इसको भी बढ़ा के कितना परसेंट है हल कर सकते हो। अब 120% इसका हुआ कितना, इसका हुआ 12, 12 बढ़ गया कितना हो गया, 22 हो गया, इंटू ये भी 22 हो गया, इंटू ये क्या हुआ 40% क्या हो गया, घट गया, तो 4 घट के कितना हो गया, 6 हो गया, गुणा करो, 22 का स्कोर कितना होता है, 484 होता है, 484 गुणे 6, तो कितना हो गया, 6 चौक 24, 6 अठी 48, 48 तो कितना 50, और 6 चौक 24, 24 5 कितना होता है 29। अब देखो 290.4 कितना, 290.4, लेकिन कितना बढ़ा है, बढ़ा है तुम्हारा 1000 है, ये 2904, तो 1904 बढ़ा है। किससे निकालोगे, 1000 से, तो जब बदलोगे 100 में तो तुम ही बताओ, तो 190.4 आपका सीधा सीधा उत्तर आ गया। तो ये भी तरीका बहुत बढ़िया है कि आप वहाँ पे मान लो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000, और यहाँ हल करोगे तो भी बराबर उत्तर आएगा 190.4%। क्लियर है। चलो बात करते हैं अगला सवाल। ये बहुत आसान सवाल है, ये बटा होगा, सबको मान पता है, 1/2 होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, cot 45 1 होता है, सबको पता है ना। cos 30 का मान √3/2 होता है, -1 होता है, +1 होता है। ये अलग यहाँ कट गया, बताओ ऐसे क्वेश्चन आते तब भी लोग कहते हैं पेपर बड़ा कठिन आता है। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये आज का आखिरी सवाल है, 10वां नंबर, कहता है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। कभी भी सवाल ऐसा आता है, कभी तुम्हें कम निकालना हो तो फ्रैक्शन में इसको प्लस कर दिया करो, देखो पेपर उसी पूछता है सवाल। अगर इससे हम बहुत दिन से ये पढ़ाते भी हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसलिए जो हम पढ़ाते हैं उसी को ध्यान दिया करो। मैं मानता हूं कि बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, मैं मानता हूं यूट्यूब चैनल बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम कंटेंट आपको देते हैं, जो तरीका आपको बताते हैं एग्जाम में, वही आपको सबसे सही समय पर सिलेक्शन करा पाएगा। तो यहाँ देखो 24% अधिक है, हमें कम की बात कर रहा है, तो 24 बटा इस पे जाएंगे, 24/100 होगा। 24% को क्या बोलते हैं, 124 नीचे आ जाएगा, और गुणे कितना 100 हो जाएगा, तो 4 से काटो 6 हो जाएगा, 4 3 12, 31 नीचे हो जाएगा, 600/31%। देखो इसी तरीके से आपका आंसर तुरंत आ गया। तो ये थे अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी लोग लगातार तैयारी करते रहो। ऑनलाइन चैनल पर हम अभी आपके साथ डेली रूटीन पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं लगातार आपके साथ बना रहता हूँ। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन जैसे भी आते हैं मैं आपको उसका सल्यूशन देता रहता हूँ। अब आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं आपको डिस्कस कराता रहूँगा। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं। ऑफलाइन क्लासेस में जिसको बैच करना है वो 10 बजे भी क्लास ज्वाइन कर सकता है, और 20 तारीख से 20 जून से आपको 4 बजे से 3 से साढ़े 4 बजे से आपका बैच है, 20 जून से 4:30 बजे से। और जिनको टेट और सीटेट की मैथ पढ़नी है वो भी आकर के MMM कोचिंग में इंडिविजुअल मैथ पढ़ सकते हैं। और जीएस का भी हम लोग बैच बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आके कोचिंग में डिस्कस कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो। धन्यवाद।